तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे अपना सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का, निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है गाउस का नियम। उसके लिए आप पहले गाउस का नियम नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। नोट कर लीजिए आप एक बार। नोट कर लिया होगा आपने। तो गाउस का नियम यह है कि निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति जहां निर्वात की स्थिति या वायु उपस्थित हो, दोनों जगह जहां निर्वात यानी वायु की उपस्थिति बिल्कुल नहीं हो और जहां वायु की उपस्थिति हो, ऐसा कोई भी पृष्ठ आकार मायने नहीं रखता है उस पृष्ठ का, केवल हमें पृष्ठ बंद चाहिए और पृष्ठ में भले ही वायु उपस्थित हो या उपस्थित नहीं हो, इसलिए दोनों का निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित, कोई बंद पृष्ठ चाहिए, बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। गाउस के नियम में हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, जो हमें गाउस का नियम है फाई ई। विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं। विद्युत फ्लक्स जो भी है, गाउस के नियम में हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। तो निर्वात या वायु में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई ई का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश, इस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन, इसका जो आयतन है बंद पृष्ठ का, उसमें उपस्थित नेट आवेश, माना कि ये +2q आवेश यहां पर है, यहां पर -3q आवेश है, यहां पर 4q आवेश है। ये तीन आवेश मैं अलग अलग मान चुका हूं इस बंद पृष्ठ के अंदर। तो इसका नेट आवेश अगर मेरे को निकालना है तो मैं इन तीनों आवेशों को जोड़ दूंगा, और अगर मैं इन तीनों आवेशों को जोड़ता हूं +-3q +4q इक्वस टू, तो इसको हम सिग्मा क्यू से लिखते हैं, नेट आवेश को हम सिग्मा क्यू से लिखते हैं। तो 3 में से 2 गया, 4 और 2 6 हो गए, 6 में से 3 गया 3, तो इसका नेट आवेश क्या आया 3q, तो इसका नेट आवेश हो गया 3q। इसी प्रकार फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश यानी सिग्मा क्यू यानी सभी उस बंद पृष्ठ में जितने भी आवेश उपस्थित है उन सभी आवेशों का योग और आवेशों का योग नेट आवेश कहलाता है। तो उपस्थित नेट आवेश तथा 1/ε0 इंटू 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का सूत्र है, गाउस के नियम का सूत्र है। गाउस के नियम का सूत्र ये है, इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है, आपने कूलाम का नियम तो पढ़ा ही होगा। कूलाम के नियम का जो केस है, केस नंबर फर्स्ट में हमें एप्सिलॉन नॉट की फर्स्ट चैप्टर के अंदर कूलाम का नियम भी आता है। उस कूलाम के नियम के अंदर केस सेकंड के अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम निकालते हैं, जो होती है 1/4πk। ये इसका भी हम आगे यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अभी से इस वैल्यू को कहीं साइड में नोट कर ले अपनी कॉपी में, ताकि आपको माइंड में रहे कि ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स का एक और सूत्र होता है कि समाकलन ऑफ विद्युत क्षेत्र का समाकलन इनटू विद्युत क्षेत्र सदिश का समाकलन, ये सूत्र भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्युत फ्लक्स का पूरा सूत्र मैं आपको लिख के बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप साइड में नोट कर लीजिएगा।
तो फाई ई बराबर ई सदिश डॉट डी ए सदिश बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हम भर सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी। मैं वापस यहां लिख रहा हूं 1/4 पाई के। तो यहां पर 1/4 पाई के, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं इंटू 4 पाई के। तो ये हमारा पूरा गाउस के नियम का सूत्र है। अब ये सूत्र बना कैसे वो मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा। पहले आप ये पूरा फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि ये और आप ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू साइड में कहीं नोट कर लेना। गाउस का नियम अगर पूछे हमें क्वेश्चन में, तो हमें गाउस का नियम ये लिखना है, इसके बाद डेफिनेशन में ये लिखना है, और डेरिवेशन में आपको बताता हूं, पहले आप ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन के लिए हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया जाएगा, गाउस के नियम का व्युत्पन्न कीजिए, गाउस के नियम का व्युत्पन्न कीजिए, या फिर गाउस के नियम का व्युत्पन्न करते हुए गाउस के नियम की परिभाषा भी दीजिए, गाउस के नियम की डेफिनेशन भी दीजिए डेरिवेशन के साथ साथ। तो डेफिनेशन में आपको पहले लिखवा चुका हूँ गाउस का नियम क्या है, गाउस का नियम का सूत्र क्या है। अब मैं गाउस के नियम के आपको डेरिवेशन करवाता हूँ, तो आप दोनों ही क्वेश्चन कर लेंगे। तो डायग्राम आप देख चुके होंगे कि एक बंद पृष्ठ है, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बंद पृष्ठ है ये, इस पृष्ठ का एक बिंदु है जिसका नाम है ओ बिंदु पर क्यों आवेश उपस्थित है, और ये हमने एक अल्पांश की कल्पना की है, इस पूरे पृष्ठ के एक अल्प भाग लिया है जिसे हम अल्पांश कहते हैं। तो इस अल्पांश पर हमने एक बिंदु पी लिया है, इसका मध्य बिंदु, अल्पांश का मध्य बिंदु हमने पी लिया है। पी पर क्यू नॉट आवेश उपस्थित है। पी और ओ के बीच की दूरी जो है वो है आर दूरी, और यहां से क्षेत्रफल सदिश जो है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, उसकी दिशा इस ओर है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा सीधी है। बंद पृष्ठ से पारित विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा ऐसे होती है। विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा होती है, उसके अनुसार जो बंद पृष्ठ है उससे पारित विद्युत फ्लक्स क्षेत्र रेखाओं की दिशा ऐसे होती है, इस ओर। तो ये हमारा सूत्र आ चुका, डायग्राम आ चुका है, और डायग्राम में ये जो है ओ और पी के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये डी ओमेगा, इस कोण का नाम है डी ओमेगा। तो आप ये डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं। हाँ, तो जैसा कि हम अपनी अगली दो डेरिवेशन जो हम कर चुके हैं उसमें भी हमने चित्र बनाकर उसकी जो भाषा दी थोड़ी लिखी थी, तो इसमें भी हम चित्र से थोड़ी भाषा लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो हमें अच्छे मार्क्स देता है, इंप्रेस होता है हमसे एग्जामिनर। तो माना बंद पृष्ठ के भीतर केंद्र बिंदु पर क्यों आवेश उपस्थित है। ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ का केंद्र बिंदु है ओ पर क्यों आवेश उपस्थित है, ये चित्र से देख के हमें लिखना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए सदिश है, ये जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है वो ए है, और जो अल्पांश लिया है वो उसका पूरे क्षेत्रफल से छोटा, इसका छोटा होगा। अल्पांश पूरे जो चित्र का क्षेत्रफल है उससे इसका कम क्षेत्रफल होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ डी लगा दिया है, डीए सदिश यानी अल्पांश, अल्प, पूरे क्षेत्रफल का अल्प भाग। और अल्पांश का मध्य बिंदु पी है, ये जो अल्पांश है इसका मध्य बिंदु पी है, जिसकी केंद्र से दूरी आर है, केंद्र यानी ओ से दूरी है वो आर है। तो आप ये उतार दीजिए भाषा। हाँ, तो भाषा आपने नोट कर ली होगी। भाषा के बाद हमने किया है कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, बहुत ही इजी नियम है। एफ सदिश इक्वल्स टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप।
यहाँ पर हमने सदिश रूप में कूलाम के नियम को लिखा है, इसलिए यहाँ पर आर के ऊपर कैप लगाया है और यहाँ पर एफ के ऊपर सदिश लगाया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी हमने पढ़ चुकी है, तो हम पढ़ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है ई सदिश इक्वल्स टू एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखे तो, अगर सदिश रूप में नहीं लिखे तो यहाँ पर एरो नहीं आएंगे। तो ये हमने लिखी। अब इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन सेकंड नाम दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं कि एफ की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हमने जो एफ की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट की, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और हमारे पास ई का मान आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर के, जिसको हमने समीकरण 3 नाम दिया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके आगे के डेरिवेशन में आपको करवाता हूं। हाँ, तो हम समीकरण 3 निकाल दी थी हमने, और यहाँ पर समीकरण 3 के बाद वाला स्टेप है कि अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उसे हम ई सदिश डॉट डी ए सदिश से निकालते हैं। ई सदिश डॉट डी ए सदिश, ये पूरा क्षेत्रफल नहीं लेके हमने इसका अल्पांश लिया, इसलिए यहाँ पर डी ए सदिश आया है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 में हमने ई की वैल्यू निकाली थी और वही हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो समीकरण 3 व 4 से डी फाई ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी ए सदिश, ये हम समीकरण 3 और 4 से निष्कर्ष निकाल चुके हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे और नहीं भी पढ़ चुके होंगे तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि डी फाई ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, तो ऐसे का ऐसे ही आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे ही आएगा। इसके साथ आ जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये डी ए कॉस थीटा आया कहां से। डी ए कॉस थीटा, जैसे कि हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणा करते हैं, ए सदिश डॉट बी ए सदिश, तो यहां पर आ जाता है ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा थीटा कॉस थीटा ही आता है, और ए सदिश का परिमाण तथा बी सदिश का परिमाण, इन दोनों का परिमाण आ जाता है। मॉड्यूलो करके जो वैल्यू आती है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। और आर वेक्टर, आर के ऊपर कैप है, ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसलिए जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 डॉट डी ए कॉस थीटा आ जाएगा, जिससे हमें 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो डी ए कॉस थीटा ही वैल्यू प्राप्त मिलेगी, इसलिए हम डी ए कॉस थीटा इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसको आप इक्वेशन 5 नाम दे दें। हाँ, तो हम हमारी समीकरण 5 निकाल चुके थे। समीकरण 5 में हमने अल्पांश का क्षेत्रफल लिया था डी फाई ई। अब हम यहाँ करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। तो हम डी यहाँ पर है, यहाँ पर अवकलन के रूप में उस ओर जाएगा तो समाकलन के रूप में हो जाएगा। तो ये समाकलन, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन निकालना है, इसलिए यहाँ पर ये समाकलन के चिन्ह के ऊपर घेरा किया गया है। इसका मतलब हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। तो हमने यहां से वैल्यू भर दी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। फाई ई इक्वल्स टू के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू को हम समाकलन से बाहर ले लेंगे, ये 1 अपॉन आर स्क्वायर और अंदर बचा डी ए कॉस थीटा, ये इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 6। और ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा का जो समाकलन होता है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई। इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत बड़ी डेरिवेशन करनी पड़ती है, जो कि अभी आपकी लेवल की नहीं है। आप बोर्ड में डायरेक्ट ये वैल्यू भर सकते हैं 4 पाई। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, बिल्कुल सही करेगा। तो आप यहाँ पर 4 पाई वैल्यू लिख सकते हैं। फाई ई बराबर के क्यू की जगह तो मैंने के क्यू ऐसे का ऐसे लिख दिया, और ये पूरी जो, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा की जगह मैंने 4 पाई लिख दिया है।
इसमें समीकरण 6 में, और के क्यू कॉन्स्टेंट है तो के क्यू ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और 4 पाई की जगह 1/r² इंटू डी ए कॉस थीटा के समाकलन की जगह मैंने लिख दिया 4 पाई। तो गाउस के नियम में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई के। ये मैंने आपको गाउस के नियम में बताई थी, बट मैंने ये गलती से बता दी थी, ये थोड़ा इसमें करेक्ट कर लीजिएगा आप। ये यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई के नहीं होती है, के की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये वहां पर भी सही कर लीजिएगा गाउस के नियम में, जहां मैंने लिखवाई थी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई के, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एकदम करेक्ट है, तो आप वहां पर भी इसे करेक्ट कर लीजिएगा। मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने आपको गलती से ये बता दी। तो ये अब यहां से हम के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू भर सकते हैं। तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। ये आ गया। यहाँ पे हम 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बचा क्यू और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे गाउस के नियम का सूत्र था, वो व्युत्पन्न हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। तो गाउस का नियम का सूत्र जो था कि किसी बंद पृष्ठ निर्वात या वायु में उपस्थित किसी विद्युत बंद पृष्ठ से घिरे आयतन के विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश तथा 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम सूत्र सिद्ध कर चुके। आप ये मिस्टेक वहां पे सही कर लीजिएगा कि के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बाकी हमारे गाउस का नियम सिद्ध हो चुका है। तो हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, और चौथा क्वेश्चन जो है गाउस के अनुप्रयोग, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड में आप अच्छे से लिख सकें।